मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने प्यार हो ही गया का सेकंड सीजन लेकर। उम्मीद करती हूँ जितना प्यार आप लोगों ने पहले सीजन को दिया है, दूसरे सीजन को भी उतना ही प्यार देंगे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आए। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 20 साल बाद अमेरिका की सड़कों पर विक्रम की सुपर कार हवा से बातें कर रही थी। उसे बस दो ही चीज़ों से प्यार था, एक तो सुपर फास्ट कार और दूसरी हैकिंग। वो अपने पिता राहुल से भी कहीं बड़ा हैकर था। उसे हर देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले अपने में शामिल करना चाहते थे, पर उसने अपना काम अपने देश को समर्पित किया था। वो अपनी माँ सिया की बात कैसे टाल सकता था, पर वो अलग देशों की रिक्वेस्ट पर उनके लिए काम भी कर देता। पैसा इतना था कि उनकी 7 पुश्तें खाली बैठकर खा सकती थी। विक्रम की कार के आगे एक लड़की आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से कार को काबू किया। वो कार से उतरकर नीचे आया। एक खूबसूरत इंडियन लड़की खड़ी थी जिसके बाल बिखरे पड़े थे और जिसके पीछे कुछ लड़के पड़े थे। वो उसे घेर कर खड़े हो गए। वो एक से बढ़कर एक थे। विक्रम को लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और हवा में उछाल दिया। अब गुंडे उन पैसों को उठाने में लग गए। विक्रम ने लड़की को उठाकर कार में फेंका और वहां से रफू चक्कर हो गया। गुंडे संभल ही नहीं पाए। उसने कार एक हॉस्पिटल के बाहर रोकी और उस लड़की को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। लड़की अंदर गई, उसके घुटने छिल गए थे। नर्स ने आकर पूछा, क्या नाम है आपका? जी, चाहत। उसने अपना इलाज कराया और फ़ोन किया। उन्हीं गुंडों ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ, कितने हो गए? साला बहुत खड़ूस निकला, मुझे हॉस्पिटल में फेंक कर चला गया। मुझे लगा था कि तगड़ा बकरा है, पर चिकना घड़ा निकला। साले के लिए घुटने भी छिला बैठी। चलो ठीक है, अड्डे पर मिलते हैं। विक्रम ये सारी बातें सुन रहा था। उसने एक कातिल स्माइल मारी। विक्की से चालाकी, एक एक पैसा वापस लूँगा, यूं ही क्यों छोड़ दूँ, मेरे खून पसीने की कमाई है। विक्रम ने फ़ोन से उस लड़की की लोकेशन चेक की और कार लेकर चल दिया। वो कई गलियों से गुजरता हुआ एक टूटी सी बिल्डिंग के पास पहुंचा। ओके, तो यहाँ छुपे बैठे हैं वो, विक्रम खुद से बोला। फिर कार खड़ी करके वो अंदर गया। ये कोई पुराना बड़ा सा गोडाउन था। अंदर एक बड़ा सा टेबल के पास कुर्सियों पर 3 गुंडों के साथ वो लड़की चाहत बैठी थी। विक्रम को देखकर सब हैरान हो गए। विक्रम पास खाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इतनी आसानी से अपने पैसे तुम कुत्तों को कैसे दे दूं? मेरे पैसे शराफत से यहाँ मेरे सामने रख दो। वो टेबल पर हाथ मारकर गुस्से से बोला। चाहत उसके सामने आकर बोली, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ आए कैसे? आंसर 1, मुझे यहाँ का बताया तुमने बताया। एंड आंसर 2, मैं यहाँ कार से आया हूँ। विक्रम ने अपनी कातिलाना स्माइल देते हुए कहा। मैंने कब बताया? उसके साथ के गुंडे चाहत की तरफ शक की नज़रों से देखने लगे। क्यों, तुमने कार में मुझे नहीं बताया कि तुम हॉस्पिटल से सीधे यहाँ आओगी और कहा कि तुम आ जाना, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवा दूंगी। चाहत ने हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर अपने साथियों से बोली, तुम इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है, मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। इसने कार स्टार्ट की और मुझे हॉस्पिटल उतार कर चला गया। ये हमारी आपस में लड़ाई करवाना चाहता है। एक गुंडा बोला, अगर तुमने नहीं बताया तो ये यहाँ कैसे आया, क्या हमें बता सकती हो? मुझे सच में नहीं पता। चाहत, तुम भी अजीब हो, तुम दोनों पार्टीज को धोखा दे रही हो। यार, एक साइड हो जाओ, मेरे साथ रहोगी तो पुलिस से तुम्हें बचा लूँगा, उनके साथ तो फिर जेल जाना ही पड़ेगा। विक्रम ने अपने गॉगल्स को उतार कर टेबल पर रखते हुए कहा। कुत्ते कमीने, तू है कौन? तेरी ये मजाल, तू मेरे ही ग्रुप को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, कहकर चाहत ने विक्रम को कुंफू स्टाइल में मारने के लिए पैर उठाई। विक्रम ने कुर्सी घुमा दी और चाहत का वार खाली गया। विक्रम उठा, उसने कुर्सी घुमा के उन गुंडों की तरफ मारी। गुंडों को लगा था कि वो चाहत को मारेगा, लेकिन जब उनको आकर लगी तो उन्हें पता चला, वो भी उसे मारने दौड़े। विक्रम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने एक एक को धो डाला। चाहत भी 1-2 बार आई लड़ने, पर विक्रम ने उसी के बंदे को उठाकर उस पर मारा और वो गिर गई। जख्मी तो वो पहले ही थी, अब वो बिल्कुल बेकार हो गई। उसके गुंडे भी ढेर हो गए थे। तब विक्रम चाहत से बोला, मेरे पैसे?
उसने हाथ घुमाते हुए टेबल की तरफ इशारा किया। एक गुंडा उठा, उसने पैसे लाकर टेबल पर रख दिए। विक्रम ने पैसे उठाए और गिनती गिनने लगा। 1 2 3 4 5 कम इन। उसके कम इन कहने की देर थी कि पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने विक्रम से इंग्लिश में पूछा, ये लोग कौन हैं? विक्रम ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, ये लड़की महंगी कारों के आगे आकर उन्हें ये दिखाती है कि ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। जब वो उसकी हेल्प करने लगते हैं तो ये लोग लूट लेते हैं। अरेस्ट देम। पुलिस वाले ने पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? विक्रम ने वही कातिलाना स्माइल बिखेरते हुए कहा, अगर सब कुछ मैं आपको बता दूंगा तो मुझ में और तुम में फ़र्क क्या रहेगा? अपने अपने गेस लगाते रहो। कहकर विक्रम वहाँ से निकल गया। चाहत और उसके गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया। उन्हें धोखे और डगी के लिए जेल में डाल दिया। विक्रम कार लेकर अपने होटल में आ गया। वो नहाकर निकला तो उसके 8 पैक दिखाई दे रहे थे। उसके घुघराले काले बाल माथे पर गिरे हुए थे। 6 फुट 8 कद के साथ वो किसी फिल्मी हीरो से कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखें अपने पापा माइक जैसी थी, पर उसका फेस कट टीना जैसा था, जिस कारण वो राहुल जैसा ही लगता था। उन दोनों को एक साथ देखकर लोग आसानी से कह देते थे कि बाप बेटे होंगे। वो आकर बेड पर लेटा ही था कि उसका फ़ोन बजा। उसने नाम देखते ही फ़ोन उठा लिया। हेलो मेरी जान, कमाल है यार, 2 दिन हो गए कोई फ़ोन ही नहीं किया। यार 15 दिन क्या हुए, मुझे भुला ही दिया। इधर याद करके मैं सूखा जा रहा हूँ और तुम हो मुझे याद ही नहीं करती। डार्लिंग ऐसा ना किया करो, तुम्हें पता ही है तुमसे बात नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, दिल बेचैन हो जाता है। हो गया तेरा, अब मेरी बात सुन, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। इतने इतने दिन तू दूर रहता है, ऊपर से फ़ोन नहीं करता। माना कि तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो? अब क्या मेरी उम्र है चिंता करने की? बस आज मैंने फ़ोन कर दिया, आगे से नहीं करूँगी, तू अपने में खुश रह। अरे मेरी प्यारी माँ, सॉरी, लो मैं कान पकड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। देख मैं रो दूंगा, इस दुनिया में एक तू ही तो है जो मेरी है, एक वो मेरा बाप मिस्टर राहुल ओबराय। वो तो हम दोनों के प्यार से जलता है, मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता। तुझे सब है पता मेरी माँ, विक्रम गाना गाते हुए बोला। अच्छा अब ये फिल्मी हीरो जैसी बातें करना छोड़ो, घर कब आ रहे हो? और ये क्या है, कोई अपने पापा के बारे में ऐसे बोलता है? राहुल ऊपर से गुस्सा दिखाता रहता है, लेकिन तेरे लिए चिंता भी बहुत करता है। मुझे उसी ने कहा है तुम्हें फ़ोन करने के लिए, काम तो चलता ही रहता है। शादी के बारे में भी सोच, उम्र निकल गई तो कोई नहीं मिलेगी। अब हमसे ही सीख, बचपन में ही सगाई कर ली थी। सिया बोली, माँ आई रियली मिस यू, बस 2 दिन का काम बाकी है, फिर आ जाऊँगा। बाकी लड़कियाँ तो बहुत मिलती हैं, कोई तुम जैसी नहीं मिलती ना, मैं क्या करूँ? बाकी आप भी मेरी सगाई कर देते बचपन में, पर ना मैं राहुल हूँ ना मुझे कोई सिया मिलनी है, विक्रम बोला। बिक्की, बातें तू दुनिया जहान की मारता है, शादी के लिए एक लड़की नहीं ढूंढ सकता? अच्छा ये बता, राज अंकल की बेटी निशा कैसी लगती है, वो चलेगी? मम्मा आप घूम फिर कर निशा पर आ जाते हो यार, उसे मैं बचपन से जानता हूँ, उसकी नाक बहकर होठों पर गिरती थी, इस मुझे तो याद करके भी घिन आती है। अगर आप मेरी उससे शादी करोगे तो मैं कभी उसके होठों को किस नहीं कर पाऊँगा, उसकी बहती नाक याद आएगी। तू भी ना अपने बाप से कम थोड़े ही होगा, 2 कदम आगे ही होगा। तुझे पता है तेरे पापा भी पहले मुझसे नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे। मम्मा आपकी स्टोरी जानता हूँ मैं, पापा आपको प्यार करने लगे क्योंकि वो आप थी सिया। कोई निशा जैसी होती तो पापा से पूछती कि फिर वो क्या करते। अच्छा चलो अब और बहस नहीं, ठीक है, इंडिया आते ही जो पहली लड़की मिलती है उससे मैं शादी कर लूँगा, आई प्रॉमिस यू। ओके डन, बाय, टेक केयर। कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया। पास ही राहुल खड़ा था, उसने सिया को बाहों में लिया और बोला, क्या कह रहा था तुम्हारा लाडला, कब तक आएगा? कह रहा था 2 दिन का काम बाकी है, फिर आ जाएगा, सिया बोली। वो तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो तो मैं उसे कह रही थी कि शादी कर ले, तेरे पापा ने भी तो की है, तो कहता है पापा को आप मिल गई, मुझे आप जैसी नहीं मिलती, मैं कैसे शादी कर लूँ? ये तो है, पर उस कमीने को ये पता है कितनी मुश्किल से मिली थी तुम मुझको। सच में सिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी, तुम ना होती तो मेरा क्या होता? कहकर वो सिया को किस करने लगा, फिर रुक कर बोला, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाएं।
3 दिन बाद विक्रम इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरा। वो चला आ रहा था कि एक लड़की उसके पीछे सूटकेस लिए भागी आ रही थी। लड़की ने आवाज़ लगाई, हे यू। विक्रम ने आसपास देखा, उसके अलावा कोई नहीं था। इसका मतलब वो लड़की उसे बुला रही है। वो रुक गया। उस लड़की ने जीन के साथ हुडी टी शर्ट पहनी हुई थी और आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे। वो भागती हुई विक्रम के पास आई। किस दुनिया में रहते हो मिस्टर? कब से आपके पीछे भाग रही हूँ, दिखाई नहीं देता? असल में मिस, मेरे लिए नॉर्मल बात है। मुझे देखकर लड़कियाँ ऐसे ही मेरे पीछे दौड़ती हैं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐ मिस्टर, तेरे से तेरे इंटरेस्ट की बात नहीं पूछी मैंने। तेरे पीछे कौन आया है? बड़ा आया ब्रैड पिट। ये जो तू लेकर आया है ना, वो हमारा सूटकेस है, ये अपना पकड़ ले। कहकर लड़की ने अपनी गॉगल्स उतारी और टोपी को नीचे सरकाकर अपने बालों को झटका दिया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी और कमर तक लहराते बाल। विक्रम देखता ही रह गया। वो अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहता था जिसके कमर तक काले लंबे बाल हो। ऐ ब्रैड पिट, कहाँ खो गया? अपना सूटकेस ले और मेरा मेरे को दे। ओके, मैं मानता हूँ कि ये सूटकेस मेरा है, पर यह कैसे मान लूँ कि जो तुम मांग रही हो वो सूटकेस तुम्हारा है? विक्रम ने अपनी कातिलाना स्माइल फेंकते हुए कहा। लड़की को गुस्सा आ गया। सूटकेस इधर दो, मैं खोल कर दिखाऊं, क्योंकि लॉक कोड मुझे पता है। सूटकेस तो मैं भी खोल सकता हूँ, तो क्या फिर ये मेरा हो गया? कहकर विक्रम ने सूटकेस खोल दिया। उस लड़की ने अंदर से अपना आईडी निकाल कर दिखा दी। ध्यान से देख लो, मेरा ही है। हद हो गई, एक तो मैं तुम्हारा सूटकेस इतनी दूर से खींच कर ला रही हूँ, उसका एहसान तो क्यों मानना, उल्टा मेरे साथ लड़ रहे हो। विक्रम ने उसका आईडी कार्ड देखा। नाम सिमर था और पता भी दिल्ली का ही था। उसने स्माइल करते हुए कहा, ओके, अब मैं मान गया कि ये सूटकेस तुम्हारा ही है। तुम ले जा सकती हो। हाँ, माफ़ी के तौर पर तुम्हें हम तुम्हारे घर छोड़ सकते हैं। नहीं, मेरा मंगेतर मुझे लेने आ रहा है, मैं उसके साथ ही जाऊंगी। मंगेतर? विक्रम ने मन में सोचा। एक लड़की पसंद भी आई तो वो भी किसी और की। वो वहाँ से चला गया। उसे अब भी उसकी आंखें और उसके काले बाल याद आ रहे थे। उसने खुद से कहा, छोड़ विक्की, कहाँ तू लड़कियों के चक्कर में पड़ता है। वो बाहर निकला तो ड्राइवर उसके पास आया और उसका सूटकेस लेकर चल दिया। वो कार में बैठा भी रियर मिरर में सिमर को खड़े देख रहा था। वो अभी तक खड़ी थी, कोई उसे लेने नहीं आया था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले सिया के चरण छुए और बोला, मेरी प्यारी मम्मा, आई मिस यू। और सुनाओ, मेरे पीछे से उस खड़ूस ने तंग तो नहीं किया? अगर किया तो बता देना, उसकी खबर लूँगा अच्छी तरह से। सिया ने उसे प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा, जीता रह, भगवान लंबी उम्र दे। इतने बाद याद आई, पता है जब तक तू बाहर रहता है तो कितनी टेंशन रहती है, जान हलक में अटकी रहती है। चल जल्दी से नहा धोकर आ, मैंने तेरे लिए तेरे पसंद की शाही पनीर बनाया है। वो जल्दी से नहाकर वापस आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और लंबी सांस लेकर खुशबू सूंघता हुआ बोला, हाय मम्मी, सच में दुनिया के शेफ खाना बना दे, पर मेरी मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। आपके खाने की खुशबू ही और है। आ गया सिया, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। आज तेरी तारीफ कर रहा है, कल जब इसकी पत्नी खाना बनाएगी तो उसे कहेगा, डार्लिंग, तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। वो तो मैं ही हूँ जो बचपन से सिर्फ तुम्हारा ही मुरीद हूँ। ये तो मतलब के दल बदलू बंदे हैं, राहुल बोला। विक्रम ने उठकर राहुल के चरण छुए। राहुल ने उसे गले से लगा लिया। अरे छोड़ो मम्मा, इनकी बातों में मत आना। अच्छा, जिसे आप बचपन से कहते हैं वो 7 साल की उम्र थी और जब मैं माँ से मिला था तो मैं 4 साल का था। तो मेरा प्यार आपसे 3 साल पहले का है। आपको इतनी बार समझाया है, मम्मा मेरे बचपन का प्यार है। विक्रम ने सिया को कमर से पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, चल सिया, तुम ही बताओ तुम किसकी हो? राहुल ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। अच्छा जी, अब सारा मेरे ऊपर डाल दो। तो सुनो, तुम मेरे हो, विक्की तुम्हारा है, सो मैं विक्की की हूँ। देखो, सिंपल मैथ इक्वेशन है, सिया इक्वल टू राहुल, राहुल इक्वल टू विक्रम, सो विक्रम इक्वल टू सिया। ठीक है ना? हम तीनों एक दूसरे के हैं। अरे हाँ विक्की, तूने एक बात कही थी फ़ोन पर कि इंडिया एयरपोर्ट पर उतरते ही जो लड़की पहली मिलेगी उसी से शादी कर लूँगा। क्या हुआ? क्या बताऊँ आप लोगों को, एक लड़की मिली थी बिल्कुल मेरी चॉइस जैसी, पर जब मैंने पूछा कि मैं छोड़ दूँ तो उसने कहा कि उसका मंगेतर आ रहा है। बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई।
कोई बात नहीं, बहुत वक्त पड़ा है इन बातों के लिए। तुम ये बताओ काम का क्या हुआ? आपका सेठ जहाँ जाता है कामयाब होकर ही आता है, विक्रम ने कहा। अच्छा अब चुपचाप खाना खाओ, इतने दिन बाद एक साथ बैठे हैं, सिया ने कहा। खाना खाने के बाद विक्रम बोला, सच में मैं बचपन से आप लोगों को ऐसे ही देख रहा हूँ। किसी के सगे माँ बाप भी उन्हें इतना प्यार नहीं देते जितना आपने मुझे दिया है। जानते हो, आपको चाहे बुरा लगे पर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे असली माँ बाप को मुझसे छीन लिया, नहीं तो मुझे आप लोगों का प्यार नहीं मिलता, कहकर विक्रम ने उन दोनों के बीच में जाकर उन्हें पीछे से गले लगा लिया और दोनों को किस किया। बाकी सब ठीक है, ये नहीं चलेगा, तूने मेरी सिया को रुला दिया, राहुल ने कहा। फिर दोनों उसे हंसाने लगे। वो बेकार बेकार जोक सुनाने लगे तो हार कर सिया को हंसना ही पड़ा। तब राहुल विक्रम से बोला, जाओ बेटा, तुम थक कर आए हो, जाओ आराम करो। विक्रम पापा के साथ कंपनी में गया। वो वहाँ से भी गुजरते सब खड़े होकर सिर झुकाते हुए सलाम करते। हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। अकेला राहुल का ऑरा ही बहुत था। उस पर विक्रम की पर्सनालिटी, दोनों गजब ढा रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये बाप बेटे होंगे, जबकि उम्र में राहुल विक्रम से 25 साल बड़ा था, पर डेली वर्कआउट करने के कारण वो फिट पड़ा था। विक्रम और उसमें सिर्फ ये फर्क था कि विक्रम की आंखें नीली थी और राहुल की काली। राहुल अपने रूम में चला गया और विक्रम अपने रूम में। राहुल राज को फ़ोन करके बुलाता है, कहाँ रह गया, आया नहीं अब तक। राज बोला, मैं आता हूँ, जरा वो निशा को कॉलेज जाना है, उसे छोड़ कर आया। यार तुम भी हद करते हो, उसे कार खुद क्यों नहीं चलाने देते? अब 19 साल की हो गई है, अब तक छोटे से बच्चे की तरह अपने साथ लिए फिरते हो। इस तरह तो वो सारी उम्र दूसरों पर निर्भर रहेगी। देखो, ज़माने के साथ खुद को बदलो। अब अगर उसे कल को प्रीत की तरह विदेश पढ़ने जाना पड़ा तो ये कैसे जा पाएगी? तेरे पल्ले इतनी सी बात नहीं पड़ती। चल ठीक है, जब फ्री होना आ जाना। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया कि विक्की आ गया है। विक्की को सब पसंद करते थे, ऑफिस में भी उसके आने से जान आ जाती थी। वो सबसे हंसकर मिलता था, जबकि राहुल का चेहरा हमेशा सड़ा रहता था। उसे खुश करना बहुत मुश्किल था। विक्रम के आने से कंपनी में रौनक सी आ जाती थी। सभी उसका हर काम खुशी खुशी करके देते थे। विक्रम की सेक्रेटरी ललित ने बताया, आज 2 बजे लंच मीटिंग है साहनी एंड सन्स के साथ। ललित, ऐसा करते हैं 1:30 बजे चलेंगे, तुम साथ चलना। मुझे उस केस का ज़्यादा पता नहीं है, तुम वहाँ मेरी हेल्प करना। ठीक है सर। पूरे 2 बजे वो मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। दूसरी पार्टी अभी आई नहीं थी। वो जाकर बैठ गए। इतने में दूसरी पार्टी भी आ गई। विक्रम की उनकी तरफ पीठ थी, सो जब उसने पास आकर हाथ बढ़ाया तो उसे पता चला कि वो आ गए हैं। उसने भी हाथ बढ़ा दिया। दूसरी पार्टी वाला बोला, हेलो सर, मैं किशन साहनी और ये मेरी फियांसो सिमर। विक्रम ने नाम सुनकर सिमर की तरफ देखा। हेलो, आई एम विक्रम ओबराय। हेलो, सिमर बोली। आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी, व्यवहार से और कपड़ों से भी। उस दिन वो सिर से पैर तक ढकी हुई थी। आज उसने वो क्या कहते हैं, बदन दिखाऊं कपड़े पहने थे और उस दिन वो बहुत बोल्ड लग रही थी, जबकि आज वो बिल्कुल शांत सी लग रही थी। विक्रम उसे देखता ही रह गया। ये बात किशन ने भी नोटिस की। प्राइवेट रूम बुक कराया था रेस्टोरेंट में। 6 कुर्सियों वाला डाइनिंग टेबल था। विक्रम और ललित पहले ही बैठे थे। किशन ने जानबूझकर सिमर को विक्रम के साथ बिठाया और खुद सिमर की दूसरी तरफ बैठा। वो बात बात पर सिमर की तारीफ कर रहा था। सर, सिमर अमेरिका से पढ़कर आई है। इसने म्यूज़िक में डिग्री की है। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सिमर, सर को वो गाना सुनाओ और डांस भी करके दिखाओ। विक्रम को बड़ा अजीब लगा। कोई कैसे अपनी होने वाली वाइफ को इस तरह कहेगा? उसे ये किशन अच्छा नहीं लगा। उसने ललित की तरफ देखा और इशारा किया। ललित इशारा समझते ही बोला, मिस्टर साहनी, हम पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लें। क्यों नहीं, ज़रूर। देखिए सर, ये है कॉन्ट्रैक्ट। सिमर, ये सर को दे दो। सिमर ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर विक्रम को दे दिया। विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और बोला, देखो, इसमें सारी शर्तें तुमने अपने फ़ायदे की ही रखी है। इसमें हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ललित, इसमें हमारे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको भेज देंगे। सर, हमने बहुत सोच समझ कर ही ये शर्तें लिखी हैं। आप इसके अलावा कुछ भी कहें। फिर वो उठकर विक्रम के पास आया और उसके पास होकर बोला,
अगर आप कहें तो आप 1-2 रातों के लिए सिमर को ले जा सकते हैं। विक्रम का मन किया कि वो उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारे, पर उसे हैरानी सिमर पर हुई कि ये सब सुनकर भी चुप बैठी हुई है। विक्की बोला, मुझे अकेले में सिमर से बात करनी है। ललित ये बात सुनकर हैरान हो गया। विक्रम ये क्या कह रहा है? पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो उठकर बाहर चला गया। ये सुनकर किशन खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो पापा मुझसे खुश हो जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं भी काम कर सकता हूँ। वो उठकर बाहर चल दिया। उनके जाते ही विक्रम ने सिमर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तुम ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हो? ये बंदा इतना घटिया है, इसने तुम्हारे सामने ही तुम्हारा सौदा कर दिया और तुम चुप हो। उस दिन तो तुम बड़े कड़क बोल रही थी, वो भी एक सूटकेस के पीछे। आज तुम्हारी इज्जत जा रही है और तुम चुप हो। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तो आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया गया। मेरे पापा मेरी माँ को अमेरिका में मिले थे। उन्होंने शादी कर ली और इंडिया आ गए। यहाँ पापा को जुए की आदत लग गई। वो कर्जदार हो गए तो वो भाग गए। मैं उस वक्त बस 15 साल की थी। माँ मुझे एक बार किशन के घर ले गई। उन्होंने माँ को कहा कि उन्हें लड़की पसंद है। माँ ने मुझे बताया कि मेरी किशन से सगाई हो गई है। फिर माँ ने मुझे नानी के पास अमेरिका भेज दिया। अब कुछ दिन हुए नानी भी गुजर गई हैं। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। जो था मेरी पढ़ाई और नानी की दवाइयों में लग गया। माँ को फ़ोन किया तो कुछ पता नहीं चला। मैंने किशन को फ़ोन किया कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ तो उसने मेरा टिकट बुक करा दिया। मैं यहाँ आ गई। यहाँ आकर पता चला कि माँ मुझे किशन के पापा के पास बेच गई थी। मेरे बदले उन्होंने काफ़ी पैसे लिए थे, जिसमें उन्होंने खर्च के पैसे दिए और मुझे यहाँ से भगा दिया। पर मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में जब इन्हें मेरे अमेरिका जाने का पता लगा तो इन्होंने माँ को बहुत ढूंढा। तब पता चला कि वो बीमार थी और मर गई। अब मैं आके फंस गई। किशन कहता है कि या तुम हमारा काम करो या हमारे पैसे वापस करो। अब ना तो मैं भाग सकती हूँ और ना पैसे दे सकती हूँ, इसलिए इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। विक्रम उसकी कहानी सुनकर हिल गया। दुनिया में ये सब भी होता है, वो बोला। अगर मैं तुम्हें वो पैसे दे दूँ तो? मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी? अगर वो मुझे छोड़ दे तो मेरी लाइफ बच जाएगी। कितने रुपए देने हैं तुमको उसको? जी 20 लाख रुपए हैं। पर आप मेरे लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं आपको कुछ वापस नहीं दे पाऊंगी। ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि आपके किसी काम आ सकूँ, सिमर ने दुखी होते हुए कहा। विक्रम को उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसने 25 लाख रुपए का चेक काट दिया और बोला, ये लो, उसके मुंह पर मारना। बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम कोई जॉब करना चाहो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। उसकी आंखों में पानी था। वो बोली, मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी ज़िंदगी बचाई है। मैं आपके पास आऊँगी। मुझे काम की ज़रूरत है। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड। तुम सीधे मेरे पास आ जाना। हम चलते हैं। तुम उसे पैसे देकर चली जाना। अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे बता देना, कहकर वो बाहर निकल गया। किशन और ललित हाल में बैठे थे। उसे देखकर दोनों खड़े हो गए। किशन ने पूछा, सर क्या सोचा आपने? नॉट इंटरेस्टेड कहकर विक्रम आगे बढ़ गया। ललित उसके पीछे पीछे चल दिया। किशन वापस अंदर आया। तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? तुम उसे पटा भी ना सकी। बस एक डील ही तो फाइनल करानी थी। तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारे पैसे वापस करती हूँ। ये लो 10,000 रुपये जो तुमने मुझे अपनी मंगेतर बनने के दिए थे। डील से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या कह रहे थे, उसे तुम रात 2 रात के लिए ले जाइए। जूही किसी की जागीर नहीं कि कोई उसका सौदा करता फिरे, समझे तुम? तूने हिम्मत भी कैसे की? कहकर उसने 10,000 रुपये टेबल पर रखे और वहाँ से जाने लगी। फिर मुड़ी और बोली, दोबारा कभी मेरे पास मत आना। वो बाहर आ गए। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था तो उसने टैक्सी की और चल दी। विक्रम दूर से देख रहा था। वो बोला, ललित मैंने बड़े बड़े एक्टर देखे हैं पर इस जैसा एक्टर नहीं देखा। ये उस दिन मुझे एयरपोर्ट पर मिली और इसने किसी और का सूटकेस अपना बताकर मुझसे ले लिया। इसे लगा कि मुझे पता नहीं चला। इसने अपनी आस्तीन से कार्ड निकालकर मुझे ऐसे दिखाया जैसे सूटकेस में से निकाला हो। चालाकी, वो भी विक्रम से। आज इसका असली चेहरा देखना है। आज इसकी फियांसो बनकर आ गई। सब झूठ। ललित क्या कहानी सुनाई इसने? सुनने को लगे कि सब सच ही होगा,
पर मैं तो हिलते होठों से पता लगा लेता हूँ कि क्या बात हो रही है। फिर होठों से निकली बात सुनकर सच झूठ पता कैसे ना लगा पाता। पर हैंड्स ऑफ टू हर एक्टिंग। सर, आपने तो मुझे भी हैरान कर दिया था। मैं भी सोचूं कि सर को क्या हुआ। वो टैक्सी का पीछा कर रहे थे। टैक्सी बैंक के बाहर रुकी। वो बैंक में गई और कुछ देर बाद वापस आ गई। विक्रम के फ़ोन पर मैसेज आया कि उसके खाते से 25 लाख रुपए निकाले गए हैं। विक्रम के चेहरे पर वही कातिल स्माइल आई। वो फिर टैक्सी के पीछे चल दिया। टैक्सी साइड से बाहर आ गई थी। अब टैक्सी चलती जा रही थी। फिर एक गांव में जाकर रुक गई। सिमर उतरी और गांव में चली गई। विक्रम भी उसके पीछे चल दिया। फिर वो बहुत बड़ी हवेली में घुस गई। वो भी पीछे ही था। हवेली के अंदर 10-15 छोटे बड़े बच्चे थे। एक बुजुर्ग औरत थी। उसने कहा, दादी मैं पैसे ले आई, ये देखो। अब हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। उस बेईमान के मुंह पर मारूंगी ये पैसा। उसका 15 लाख दे कर भी हमारे पास 10 लाख बच जाएगा। इससे हम इन सब की स्कूल फीस भर सकेंगे और फिर हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हो जाएंगे। इन्हें किसी से चोरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी से धोखा नहीं करना पड़ेगा, कहकर उसने गहरी सांस ली। विक्रम विंडो पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसे हैरानी हुई कि इसने ये सब उनके लिए किया। ये कौन है? इनसे उसका क्या नाता है? सोचता हुआ वो वहाँ से निकल गया। कार में बैठते ही बोला, ललित चलो वापस। वो वापस आते हुए सिमर के बारे में ही सोच रहा था। वो ललित से बोला, मम्मी या पापा को खबर नहीं होनी चाहिए। एक काम और करना। चलो तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा। विक्रम बाहर देखने लगा। वो ये एरिया देखकर कुछ परेशान हो गया। उसने चाहते वक्त ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त उसका ध्यान सिमर का पीछा करने में था। उसने कार रोकने को कहा और नीचे उतर गया। ये जगह वही थी जहां उसे बचपन में किडनैप करके लाकर रखा गया था। वो उस वक्त सिर्फ 7 साल का था। वो स्कूल ट्रिप पर आए हुए थे तो कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया। ये भी उनमें शामिल था। किडनैप बच्चों को इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रखा गया था। उस वक्त विक्रम इतना चुस्त नहीं था। फिर वो सिया का लाडला था। वो बिल्कुल ही नाजुक सा अमीर बच्चा था। उसके साथ 3 लड़के और 2 लड़कियां और थी। सभी बच्चे रो रहे थे सिवाय एक लड़की के। वो बच्चों को चुप करा रही थी। वो उम्र में विक्रम से छोटी थी। वो विक्रम के पास आई और उससे बातें करने लगी। वो सब बच्चों को कहानी सुनाने लगी। तब 2 तगड़े तगड़े बंदे आए और उन दोनों को छोड़कर बाकी चारों को ले गए। इन दोनों को भी साथ लाए और नीचे ग्राउंड फ्लोर के कमरे में बंद कर दिया। अब वो दोनों ही वहाँ थे। विक्रम जोर जोर से रोने लगा। वो लड़की उसे चुप कराने लगी और बोली, देखो रोने वाले लोग कमज़ोर होते हैं। देखो मैं कोई रो नहीं रही हूँ। मैं नहीं रोती क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। मेरी दादी कहती हैं अगर हम किसी से डरते हैं तो वो हमें और डराता है। अगर उसका सामना करोगे तो वो डरेगा। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। हमारा हथियार हमारा दिमाग होता है। विक्रम उसी कमरे में खड़ा था। उसके कानों में उस लड़की की बातें गूंज रही थी जो वो कभी नहीं भूला था, जिन बातों ने उसे आज के विक्रम में बदल दिया था। उस लड़की के हौसला देने पर विक्रम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे याद आया कि उसके पापा राहुल ने उसी ऐसी हालत से निपटना सिखाया था। वो उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश की, पर खिड़की ऊंची थी। तब वो लड़की पास पड़ी कुर्सी खिड़की के पास ले आई। दोनों कुर्सी पर चढ़कर बाहर देखने लगे। उसने देखा कि वहाँ एक वैन आई थी। वो चारों बच्चों को उसमें बिठा रहे थे। उन दोनों को वहाँ सिर्फ एक गुंडा रह गया था। बाकी वैन के साथ चले गए। विक्रम वैन को दूर तक देखता रहा। फिर वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकले। वो बंदा दरवाजे के पास सो रहा था। उसने सोचा ही नहीं था कि बच्चे खिड़की से भाग जाएंगे। वो उसी रास्ते से जहाँ से वैन जा रही थी दौड़ते रहे। तब उन्हें एक कार आती दिखाई दी। कार उनके पास आकर रुक गई। विक्रम भागकर कार के पास पहुँच गया क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये कार उसके पापा राहुल की थी। राहुल ने बाहर आकर उसे गले से लगा लिया था। विक्रम को बाद में पता चला कि उसकी बेल्ट में पापा ने ट्रैकर लगा रखा था। राहुल भी खुश हुआ कि विक्रम ने कुछ तो हिम्मत दिखाई। फिर उन्होंने उस लड़की को दूसरी कार से भेज दिया और राज अंकल ने जाकर उस बंदे को पकड़ लिया। फिर बाद में सारे गुंडे पकड़े गए थे और उनके ग्रुप भी, और बच्चे भी छुड़ा लिए गए।
विक्रम वहीं बैठ गया। आज 17 साल बाद भी ये जगह वैसी ही थी। आज भी वो कुर्सी खिड़की के पास पड़ी थी। वो बीती बातें सोच रहा था कि ललित आ गया। सर, क्या बात है? ये जगह तुम्हें पता है ना, एक बार मुझे किडनैप किया गया था। ये वही जगह है जहाँ मुझे रखा गया था। मुझे आज भी एक एक बात याद है। वो कुर्सी देख रहे हो, वो मेरे साथ वाली लड़की ने वहाँ रखी। हम दोनों उस पर चढ़कर बाहर देख रहे थे। उस वक्त मैं उस खिड़की से इतना छोटा था। विक्रम ने हाथ से इशारा करके ललित को बताया। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद विक्रम वहाँ से चल दिया। उसने ललित से कहा, ये प्रॉपर्टी खरीद लो। जी सर। राज एक फाइल लेकर राहुल के पास आ गया और वो बोला, मैं विक्रम के ऑफिस गया था, वो वहाँ नहीं था। राज के बालों में हल्की सफ़ेदी आ गई थी। राहुल बोला, गया होगा कहीं काम से। उसने विक्रम को फ़ोन किया, कहाँ हो तुम? राज अंकल ढूंढ रहे थे तुम्हें। उनसे कहिए मेरे रूम में बैठे, मैं आया। ओके कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, राज, ऐसा क्यों लगा कि वो मेरा बॉस है और मैं सेक्रेटरी? उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम उसके रूम में वेट करो। मैं क्यों कहूँ? गलती उसकी नहीं है। तुमने पूछा ही एक सेक्रेटरी की तरह है, जैसे किसी के आने से मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ कि कोई आया है। तुमने इसी लहजे में उससे बात की। चल छोड़ यार, अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं, राज ने कहा। राहुल मन में कुछ सोचकर हंस दिया। यार, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। कल हम ऐसे ही बेखबर से फिरते रहते थे और मम्मी पापा के पूछने पर चिढ़कर कहते थे कि हम यहीं हैं या अभी आ जाते या अभी तो आया हूँ वगैरह वगैरह। अब जब हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं तो पता चला कि मम्मी पापा जो करते थे सब नेचुरल था। अब हमें बच्चों की चिंता होती है और उन्हें लगता होगा, क्या है पापा, बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं। ये तो है ही। आज जब तू मुझे निशा के लिए बोल रहा था तो मुझे टीना याद आ गई। याद है तुम कैसे उसके लिए चिंता करते थे, उसे खुद छोड़ने जाते थे या ड्राइवर को भेजते थे, फिर 10 बार फ़ोन करके पूछते थे कि कहाँ हो। वक्त बदल जाता है पर ज़माना नहीं बदलता। लड़कियों को अकेले भेजने में हम कल भी डरते थे, हम आज भी डरते हैं, राज बोला। हाँ यार, मुझे माफ़ करना, मैं ये बात भूल ही गया था। हाँ, टीना के लिए मेरा प्यार एक बेटी के लिए बाप के प्यार जैसा ही था। वो बहुत जल्दी छोड़ गई हमें, और फिर मम्मी पापा भी। अभी उम्र ही क्या थी उन सब की। टीना तो इतनी छोटी उम्र में चली गई। मम्मी भी बीमार थे, पर पापा, वो तो मम्मी के गम में ही चल बसे। क्या प्यार इतना कमज़ोर बना देता है? राहुल का गला भर आया। ये तू पूछ रहा है जिसने प्यार की सारी हदें पार कर दी, अपने प्यार को बचाने के लिए खुद मरने चला था। उस वक्त तुझे भी तो सिया के प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि तू बच गया, नहीं तो आज कहानी कुछ और ही होती, राज बोला। हाँ यार, प्यार तो प्यार ही है। आज हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी हर बात गलत साबित हो रही है। प्यार ही हमें हिम्मत देता है, यही कमज़ोर भी बना देता है, राहुल बोला। क्या बात है? आज कोई महाखड़ूस बंदा और लेक्चर, वो भी प्यार पर, विक्रम ने कमरे में आते हुए कहा। क्यों, क्या मैं प्यार पर लेक्चर नहीं दे सकता? प्यार में पूरी डिग्री कर रखी है मैंने, और एक तुम हो जिसने प्यार की ABC भी नहीं पढ़ी। तुम्हें तो स्पेशल क्लासेस लगानी पड़ेगी, राहुल विक्रम से बोला। राज से गले मिलने के बाद विक्रम बोला, सो तो है, जितने किस्से आपके प्यार के सुने हैं उससे तो लगता है कि आपको लव गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो क्लासेज कब से शुरू करूं सर? जब तुम फ्री हो कर सकते हो, पर पढ़ाई के लिए कोई बुक भी तो होनी चाहिए। है तुम्हारे पास? राहुल ने पूछा। हाँ जी है ना। तो क्या बिना बुक के ही क्लासेस लेने की बात कर रहा हूँ? क्या है तो तूने बताया क्यों नहीं? बताया था, अगर याद हो आपको, वो एयरपोर्ट वाली बुक, विक्रम बोला। ओह, वो जो कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म वाली? अच्छा तो शुरू से बता क्या हुआ, राहुल बोला। 1 मिनट टाइम प्लीज। कृपया हिंदी भाषा का प्रयोग करो या फिर हिंदी सबटाइटल ही दे दो, हम जैसे गरीबों को भी कुछ समझ आ जाए। क्या बुक, क्या कहानी? तुम बाप बेटे मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो, बता दो, नहीं तो मैं सिया को तुम दोनों के सीक्रेट बता दूंगा, राज बोला। अरे यार, इतनी सीरियस बात नहीं है, हम तुझे वैसे ही बता देते हैं, तू ये सिया को बीच में मत लाया कर, राहुल ने कहा। फिर विक्रम से बोला, हाँ तू शुरू हो जा। पापा, वो जो लड़की एयरपोर्ट पर मिली थी जिसने मेरा सूटकेस एक्सचेंज किया था, आज हम किशन साहनी से मिलने गए तो वो लड़की किशन के साथ थी। किशन कहता है कि वो उसकी फियांसो है, पर वो साला मेरे साथ उस लड़की का सौदा करने लगा, वो भी 1-2 रात के लिए।
तो मैंने सोचा कि इस लड़की से पूछूं क्या कि वो 1-2 रात के लिए मानती है या नहीं। राज बीच में ही बोल पड़ा, अरे नहीं, बल्कि ये पूछना था कि उसने क्यों किशन की बात मानी। पर उस लड़की ने तो अलग ही कहानी सुना दी कि उसका बाप कर्जदार था, वो भाग गया, उसकी माँ ने किशन के बाप से पैसे लिए, बदले में इसे बेच दिया और अब वो उसके पैसे उतार रही है। उसे वो करना पड़ेगा जो किशन कहेगा। तो तू उसे पैसे दे देता, उसे छुड़ा लेता, राहुल बोला। मैंने यही किया, उसने 20 लाख मांगे, मैंने 25 लाख दिए। फिर हम निकले तो मैं अपनी मक्खी छोड़ आया तो पता चला कि वो बहुत चालाक है। उसे कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी और उसके 10,000 उसे वापस कर दिया और वहाँ से सीधे बैंक आई, पैसे निकाले और निकल गई। मैंने भी उसका पीछा किया तो वो बहुत दूर किसी गांव में एक अनाथ आश्रम में गई और एक बूढ़ी दादी को सारे पैसे दे दिए। मैं वहाँ से फिर वापस आ गया। पापा, वापसी पर पता है मुझे वो जगह देखी जहाँ मुझे किडनैप करके रखा गया था। वो जगह आज भी ऐसे ही पड़ी है। मैं उसे खरीदने लगा हूँ, कोई मॉल या सिनेमा हॉल बना देंगे। वो तो ठीक है, उसका क्या हुआ? राज ने पूछा। होना क्या था अंकल, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। पर अंकल, क्या आपको याद है वो लड़की जो मेरे साथ किडनैप हुई थी, उसे आप कहाँ छोड़ कर आए थे? विक्रम बोला। वो उसी सड़क पर आगे जाकर एक गांव था जलसा, वहाँ वो अपने दादी के साथ रहती थी, वहीं छोड़ आया था। क्यों, तूने अब क्यों पूछा? राज ने कहा। जलसा तो वही गांव है जहाँ वो लड़की रहती है, जहाँ हम गए थे। उसने मन ही मन कुछ सोचा। वो सब छोड़, वो बुक का क्या हुआ? राहुल बोला। हाँ, तो अब बात यह है कि मुझे वो पसंद आ गई है। उसने अपने अनाथ आश्रम के लिए धोखा किया। चलता है, मुझे ऐसी ही चाहिए थी। गुरुजी, पूछना ये है कि अब क्या करूं? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।